हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सीबीएसई टर्म 1 सैंपल पेपर फिजिक्स का। और इसके अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे सेक्शन ए, जिसमें से 25 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और इन 25 क्वेश्चंस में से हमें टोटल 20 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। मान लीजिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 21 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर दिया, ये सोच के कि हमारा जो 22 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, 22 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, उसमें से कोई 20 क्वेश्चन कंसिडर होगा। तो ऐसी गलती मत करना। इसमें से जो अगर 22 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए सेक्शन ए के अंदर में, तो उसमें से जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन ही कंसिडर होंगे। इसलिए जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो हमें ये ध्यान में रखते हुए सॉल्व करने हैं कि हमारे जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन हैं वही सिर्फ कंसिडर होने वाले हैं, है ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो टोटल 25 मल्टीपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे, 25 हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, बट एग्जाम में 20 क्वेश्चन करने इसमें, है ना। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग अगले वीडियो में लेंगे, सेक्शन बी और सेक्शन सी जो रहेगा वो सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो सपोज हम लोग एक ऐसा सरफेस कंसिडर करते हैं और हम लोग इस सरफेस पे 2 पॉइंट लेते हैं, ए और बी, ठीक है। और इस ए और बी दोनों पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम है, ऐसे करते करते हर एक पॉइंट उस सरफेस पे जहां पे पोटेंशियल सेम हो, तो ऐसे सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग एक पॉइंट चार्ज ले लें, तो अगर हम लोग देखें कि आर डिस्टेंस की दूरी पे यहाँ पे हर एक जगह पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर। तो दिस के क्यू बाई आर यहाँ पर हर एक जगह पे, हर एक पॉइंट पे, कोई सा भी इस पॉइंट पे ले लें, कोई सा भी यहाँ पर पॉइंट ले लें, तो यहाँ पे हर एक जगह पे पोटेंशियल के क्यू बाई आर। तो ऐसे सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में कि दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, है ना। तो बिल्कुल सही बात है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। सपोज हमने ऐसा सरफेस कंसिडर किया, सपोज 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ऐसा किया कंसिडर किया जो कि क्रॉस कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, सपोज ये वाला जो इक्विपोटेंशियल इसको ए बोलते हैं और दूसरा वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस इसको हम लोग बी बोलते हैं। अगर ये दोनों क्रॉस करते हैं, दैट मींस सपोज ए का पोटेंशियल कुछ है वी ए, मतलब ये इसमें हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना है वी ए, और बी वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसमें हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट इज वी बी, है ना। तो वी ए और वी बी इस पॉइंट पी पे जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस जगह पे दोनों वी ए बराबर वी बी होना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर हमने अलाउ नहीं किया हुआ है। वी ए और वी बी दोनों अलग अलग हमने कंसिडर किए हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसिडर किए हैं। तो अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट मींस वो उस पॉइंट पर वी ए बराबर वी बी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने चाहिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने यहाँ पर वी ए और वी बी अलग अलग मान रखा है, तो एक जगह पे क्रॉस करेंगे तो वी ए बराबर वी बी हो गया, दो की कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। तो दे शुड नॉट क्रॉस। तो यहां पर क्या पूछा गया, देखो क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी। तो दिस इज द प्रॉपर्टी दैट दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, सो दिस इज नॉट द आंसर, ठीक है। दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये बात तो सही है, लेकिन हमको पूछा गया नॉट द प्रॉपर्टी। यहां इसमें से क्या गलत है वो हमें देखना है ना। तो ए तो सही है, ठीक है, तो दैट इज नॉट आवर आंसर। बी में देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज 0, ठीक है। बी पार्ट बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज 0। तो जैसा कि हमने कंसिडर किया है ए और बी, यहां पर जो हमने कंसिडर किया है ए और बी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या होगा, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के साथ, सपोज डेल्टा एस हम लोग बोलते हैं, डेल्टा वी बाय डेल्टा एस। तो डेल्टा वी इक्विपोटेंशियल सरफेस में दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो डेल्टा वी 0 है, क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट ले लो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी दैट इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस फ्रॉम देम इज ऑलवेज 0 फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके। सो दिस इज आल्सो नॉट द आंसर बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर हम लोग बोले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग ड्रॉ करें यहाँ पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें पता है कि हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इनके बीच का सेपरेशन, जो लाइंस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग बनाते हैं, उनके बीच का सेपरेशन हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। तो इस तरह से हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं।
अब यहां पर बोल रहा है कि इनका जो फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है दैट आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, नहीं ये नहीं होता है। हमें पता है ये कैसा होगा, ये यहाँ से इस एक प्लेनर टाइप का होगा, इस तरह का एक प्लेन होगा, है ना, इस तरह का प्लेन होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसी जा रही है ना, तो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस एक प्लेन होगा। तो जैसे कि अगर हम लोग 1D में कंसिडर करें तो इस लाइन, एक लाइन में ऐसे ड्रॉ करूंगा तो इस लाइन में हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, है ना, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म करेगा। और 3D में इसको हम लोग बोलेंगे तो 3D में ये लाइन एक प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो दिस इज नॉट अ स्फीयर, दिस इज बेसिकली अ प्लेन, दिस इज अ प्लेन, क्योंकि यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम लोग मूव करेंगे तो हमारी जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होती जाएगी, है ना। तो पोटेंशियल सेम कहां पे होगी, एक लाइन में होगी अगर एक हम लोग 2D में कंसिडर करें, और एक प्लेन में अगर हम लोग कंसिडर करें तो वो क्या हो जाएगी, एक प्लेन में एक प्लेन अगर हम लोग एक 3D में विजुअलाइज करेंगे तो वो एक प्लेन होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो सी इज नॉट द करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर हमारे पास। एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूं। अब डी पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि चीजों को हम लोग अच्छे से समझना है। दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स, हो सकती है इमेजिनरी स्फीयर्स। अभी हमने देखा कि एक पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से अगर हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस देखें तो वो बिल्कुल एक इमेजिनरी स्फीयर्स हो सकती है ना, जहां पे हर एक पॉइंट पे यहाँ पर जो आर डिस्टेंस पे अगर एक स्फीयर हम लोग कंसिडर करें दैट यहाँ पोटेंशियल KQ/R हो जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी। सो विच इज नॉट द प्रॉपर्टी, जो थर्ड पार्ट बोला गया दैट इज नॉट करेक्ट फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, दिस इज नॉट करेक्ट। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 3, 1 का हो जाएगा 3। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में बोला गया है 2 पॉइंट चार्जेस 8Q and -2Q are located at x equals to 0 and x equals to L respectively. The point on x-axis at which net electric field is 0 due to these charges. तो कुछ ऐसा दिया हुआ है मेरे पास में, यहाँ पर 8Q plus 8Q रखा हुआ है यहाँ पे at x equals to 0, है ना, और -2Q चार्ज रखा हुआ है at x equals to L। तो इस तरह से कुछ रखा हुआ है, हमें बताना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। ओके, सो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें L दिया हुआ है। और देखो अगर हम लोग कोई ऐसा पॉइंट चूज करते हैं, मैं एक ऐसा कुछ पॉइंट चूज करता हूं, सपोज हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे, कि हम लोग ऐसा क्या बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है क्या। तो देखो इस पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें पॉइंट P पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता है। क्यों कि 8Q की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और -2Q की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इस डायरेक्शन में होगी। तो ये दोनों को अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, P पॉइंट पे दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे। तो ये तो पॉइंट हो नहीं सकता है। तो हमारे पास जो पॉइंट निकल के आएगा ना, वो हमें पता चलेगा कि यहाँ जो हमारे पास पॉइंट निकल के आएगा वो कहीं इस तरफ, यहाँ पे किसी पॉइंट पे होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग 0 कर सकते हैं, है ना, जो कि सपोज यहाँ से एक्स एक्सिस से जिसका की डिस्टेंस, सपोज एक्स एक्सिस से छोड़ दो, -2Q वाले जो है ना, यहाँ से इसका डिस्टेंस सपोज हम लोग ले लेते हैं, सपोज दिस इज x, है ना। तो एक्स एक्सिस से x = 0 से हम लोग बोल रहे हैं x = 0 मतलब ओरिजिन से, है ना, ओरिजिन से इस पॉइंट P का डिस्टेंस हमें बताना है। दैट मींस हमें बेसिकली बताना है क्या, L + x डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। ठीक है, कोई पॉइंट P पे, यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, बीच में 8Q और -2Q के बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, और 8Q के लेफ्ट साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो बड़ा चार्ज है। तो ये सब सारे चीज थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके होते हैं। तो क्योंकि बड़ा चार्ज के नजदीक में, बड़े चार्ज के नजदीक में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, क्योंकि छोटे वाले चार्ज की वजह से उसका इफेक्ट और कम हो जाएगा, है ना। बड़े वाले चार्ज की वजह से उसका इफेक्ट, अगर हम लोग 8Q के लेफ्ट साइड में देखें तो बड़े वाले चार्ज की वजह से उसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा, तो कभी भी वो 0 नहीं हो पाएगा। तो जो पॉइंट होगा वो -2Q मतलब स्मॉल चार्ज के नजदीक में होगा वो पॉइंट, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और दोनों के बीच में 0 क्यों नहीं होगा वो भी हमने देखा। तो P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 0 कर देना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट हमें पता है, दिस इज बेसिकली KQ/R², इस तरह से हम लोग लिखते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज। तो P पॉइंट में 8Q की वजह से हम लोग लिखेंगे K × Q की जगह 8Q लिखेंगे /R²। R² इज व्हाट, देखो यहां से L + x का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग इक्वेट करेंगे -2Q की वजह से, तो K × 2Q चार्ज, है ना, K × 2Q /R², जो P पॉइंट से 2Q का डिस्टेंस कितना है, x, तो x²।
तो देखो यहाँ से k से कैंसिल आउट हो जाएगा, इस q से ये q कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इफेक्टिवली क्या बच रहा है, 4 दैट इज इक्वल टू l प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो ये बन जाएगा 2 इक्वल्स टू l प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू l, और यहाँ से हम लोग बोल देंगे कि x की वैल्यू l आ गई, और x की वैल्यू अगर l आ गई तो p पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो कितना हो जाएगा, l प्लस एक्स। हमने ऑलरेडी देख रखा था दिस इज इक्वल टू l प्लस एक्स, तो l प्लस एक्स की वैल्यू l हो गई दैट इज इक्वल टू 2l। तो यहाँ से 2l डिस्टेंस होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट p, डाइपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है p, इज प्लेस्ड पैरेलल टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, तो इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बना सकते हैं, है ना। और एक डाइपोल p को रखा गया है पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग एक डाइपोल को यहाँ पे पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रख लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से डाइपोल रखा हुआ है, सपोज इस तरह से डाइपोल रखा हुआ है, ओरिएंट किया हुआ है यहाँ पर सपोज माइनस क्यू प्लस क्यू, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रखा हुआ है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाई 90 डिग्री, इस डाइपोल को 90 डिग्री रोटेट करने में कितना वर्क डन हुआ, है ना। तो ये बहुत ही इजीली हम लोग बता सकते हैं। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, देखो इन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है इसकी कितनी हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी एक डाइपोल की हम लोग कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ध्यान होगा ये हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, ये हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज पीई कॉस थीटा, पी डॉट ई हम लोग बोलते हैं, माइनस पी डॉट ई बोलते हैं, तो माइनस पीई कॉस थीटा, दिस इज माइनस पी डॉट ई, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, देखो माइनस पी डॉट ई और कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री कॉस 90 0, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी है, तो ये लिखेंगे हम लोग माइनस पी कॉस थीटा, तो माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री। इनिशियली वो कैसा लाइन था, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसकी जो एंगल बनी थी दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इसका पी वेक्टर था, तो पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का जो एंगल था इनिशियली दैट वाज 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री में अलाइंड था, तो ये पीई कॉस 0 डिग्री हो गया, तो कॉस 0 डिग्री इज 1। तो ये सिंपल हम लोग देख सकते हैं दिस इज नथिंग बट पीई, वर्क डन कितना हो जाएगा, इसको 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री में ले जाने के लिए इसमें जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू पीई। तो हम लोग देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4, 3 कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड आर जॉइंट इन सीरीज विथ ईच अदर। तो देखो सीरीज में इसको कनेक्ट किया हुआ है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, 2 माइक्रोफेरेड है, ये मेरे पास में 3 माइक्रोफेरेड है और ये 6 माइक्रोफेरेड है। देखो सीरीज में कभी भी कैपेसिटर्स को ऐड किया जाता है तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरह से निकालते हैं, पैरेलल में जैसे रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है, और पैरेलल में अगर कैपेसिटेंस हो तो उसको कैसे ऐड किया जाता है, जैसे सीरीज में ऐड किया जाता है। तो थोड़ा उस तरह से तुम लोग इसको सोच सकते हो। तो अभी अगर हम लोग बोले इसको ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है तो ऐसा समझ लो कि जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो उस हिसाब से हम लोग इसको निकाल देंगे, है ना। तो 6 और 3 का इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। तो 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, तो इसका इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा दैट इज इक्वल टू 18/9 दैट इज 2 माइक्रोफेरेड। इन दोनों का 3 और 6 का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा दैट इज 2 माइक्रोफेरेड। कैसे, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ऐसे ट्रीट करना है जैसे कि रेजिस्टेंस पैरेलल में है, रेजिस्टेंस पैरेलल में R1 R2 अपन R1 प्लस R2 R नेट निकालते हैं, है ना। तो 6 और 3 का जो इक्विवेलेंट है दैट इज 2 माइक्रोफेरेड। अब देखिए 2 माइक्रोफेरेड है मेरे पास में और 2 माइक्रोफेरेड, अगेन ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो फिर से हम लोग उसको रेजिस्टेंस को जैसे पैरेलल में ऐड करते थे उस तरह से करेंगे। तो 2 और 2 का जो इक्विवेलेंट होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। 2 और 2 है दोनों सीरीज में है, कैपेसिटेंस सीरीज में, थोड़ा उल्टा है रेजिस्टेंस से, है ना, कैपेसिटेंस सीरीज में है तो उनका 2 और 2 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 4 का 1, ऑप्शन नंबर 2, फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 5th नंबर में हम लोग चलते हैं।
2 point charges placed in a medium of dielectric constant 5 are at a distance r between them, है ना। 2 पॉइंट चार्ज को रखा गया, 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन मीडियम की डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है 5, आर एट अ डिस्टेंस आर बिटवीन देम, है ना। 2 चार्ज हमने रखे, सपोज Q1 रखा हमने, Q2 रखा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज r, और इनको जो मीडियम में रखा गया है दैट इज डायलेक्ट जो K मीडियम की दैट इज इक्वल टू 5। तो उनके बीच का जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बोला जा रहा है दैट इज F। तो F हम लोग सिंपल कैसे लिख सकते हैं, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो डायलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है, इसको एप्सिलॉन के टर्म्स में अगर हम लोग लिखें, K को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से लिख सकते हैं। और क्योंकि इसको एक मीडियम में रखा गया है जिसका कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है दैट इज 5, तो इनके बीच का फोर्स एक्सपीरियंस कितना हो जाएगा, देखो एप्सिलॉन नॉट एक्चुअल में ये दिस फॉर्मूला जो हमने लिखा दिस इज फॉर वैक्यूम, और किसी मीडियम में इसको हम लोग लिखेंगे तो देन फोर्स, जैसे किसी मीडियम के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है उसमें हमने लिखा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, जो कि हम लोग के बात कर रहे हैं दैट इज 5, है ना, दैट इज 5। तो इसको हम लोग इरेज करके यहाँ से हम लोग 4 पाई, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ F इन दिस मीडियम। ओके, सो मैं इसको हटा देता हूँ, ये तो वैक्यूम के लिए वैलिड था, है ना। तो किसी मीडियम में जिसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं, हाँ, जिसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 दी हुई है, उसके लिए जो फोर्स होगी दैट इज दिस। आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन वैक्यूम। अगर इन्हीं दोनों चार्ज को वैक्यूम में रखा गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दैट इज F डैश, अगर हम लोग बोल दें तो दैट इज F डैश दैट इज इक्वल टू K, इसको इस टर्म्स में लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो F डैश है, F डैश इज बेसिकली व्हाट, F डैश इज इक्वल टू, देखो इतना टर्म जो है दिस इज बेसिकली F डैश, है ना। तो F डैश इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ F, है ना। F डैश, यहाँ ये जो टर्म हमने बनाया दिस टर्म इज F, दिस टर्म इज बेसिकली F। तो इसको अगर हम दिस इज F डैश, सॉरी दिस टर्म इज F डैश, तो F इक्वल्स टू F डैश बाई 5 हम लोग बोल सकते हैं ना। यहाँ से देखो F इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ बोल रहे हैं F इक्वल्स टू F डैश बाई 5, यहाँ से इस चीज से हम लोग ये निकाल सकते हैं F इक्वल्स टू F डैश बाई 5। तो F डैश क्या है, F डैश है वैक्यूम इन दोनों के बीच में फोर्स, है ना। तो F डैश इज 5F, F डैश इज 5F। तो यहां से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिफ्थ का दैट इज फर्स्ट 5F इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें एम्बिग्विटी है, जो मेरा आंसर रहेगा वो CBSE से डिफर करेगा। पता नहीं बहुत सारे टीचरों ने इसको जो CBSE ने जो इसमें आंसर की दिया हुआ है, और मैं बिल्कुल, मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मेरी नॉलेज है, ये आंसर गलत दिया हुआ है CBSE के। अब पता नहीं वहां पर किस तरह के लोग बैठे हुए हैं, है ना। अब वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। बट एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, जो 6 का आंसर जो दिया हुआ है आंसर की में CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो गलत दिया हुआ है मेरे हिसाब से। अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हारे टीचर ने क्या बताया है, या फिर मैंने तो यूट्यूब में देखा है लोगों ने इसको जो CBSE ने दे रखा है उसी को किसी तरह से भी जस्टिफाई कर दिया लोगों ने। कुछ 2-4 क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि वो एम्बिगुअस है, 2-4 क्वेश्चन में गलत आंसर दे रखा है। हो सकता है मिस्टेक होती है, सबसे होती है, तो पता नहीं क्या सोच के दिया हुआ है। लेकिन चलो, मुझे जो लगता है एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, हम लोग उस पर मैं उस पर उसी हिसाब से तुमको बताऊंगा, है ना। तो इसमें दिया हुआ है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस लॉ। तो सबसे पहले तो गॉस लॉ हमें बिल्कुल पता रहता है, अच्छे तरीके से पता रहता है कि गॉस लॉ हम लोग कैसे देते हैं। जो फ्लक्स नेट थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज्ड सरफेस है जो कि एक वॉल्यूम को इनक्लोज किया हुआ है ना। तो उसके थ्रू नेट फ्लक्स नेट दैट इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड या फिर Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, है ना। अब फ्लक्स नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज बेसिकली साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds या E डॉट dA, जैसा तुम लिखना चाहो E डॉट dA लिख लो, एरिया वेक्टर, है ना। E डॉट dA दैट इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज साइक्लिक इंटीग्रल। साइक्लिक इंटीग्रल करने का मतलब जो सरफेस है दैट इज माई क्लोज्ड सरफेस। तो दिस इज द फ्लक्स, दिस इज द गॉस लॉ, दिस इज द गॉस लॉ। अब पहले पार्ट में बोला गया है ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड
द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज रॉन्ग। तो जो इनसाइड चार्जेस है, एक सरफेस अगर हमने कंसिडर किया, कोई भी एक रैंडम सरफेस कंसिडर किया, उसमें जो इनसाइड चार्जेस है और कुछ आउटसाइड चार्जेस हैं, तो जो फ्लक्स, नेट फ्लक्स हम लोग बोलेंगे दैट इज क्यू इन, इनसाइड चार्जेस की वजह से ही जो फ्लक्स है दैट इज कंसिडर्ड, है ना। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, तो दिस इज नॉट ट्रू, फर्स्ट इज नॉट ट्रू। ओके, सो इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। तो इसको मैं एक बार रब करता चलता हूं, है ना, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। चलो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस। तो गॉस ने कभी भी ज्योमेट्री की बात नहीं करी, उन्होंने बोला कि एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, बस एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, है ना, सरफेस पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए, उसके अंदर नेट चार्ज इनक्लोज होना चाहिए, और जो फ्लक्स होगा थ्रू दैट सरफेस, थ्रू दैट क्लोज सरफेस, दैट इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कभी भी उन्होंने इसके बारे में नहीं बोला कि सरफेस किस तरह का सरफेस होना चाहिए, एनी रैंडम सरफेस, कुछ भी सरफेस हो सकता है, बट द सरफेस शुड बी क्लोज्ड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस। नो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री, है ना। Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब वो Q इनक्लोज्ड होना चाहिए किसी भी क्लोज सरफेस में। सो यहां भी एम्बिग्यूटी नहीं है, दिस इज फॉल्स। सी ऑप्शन में आते हैं। गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका जो आंसर दे रखा है सीबीएसई वालों ने इसको 6 का आंसर दे रखा है 4th, जबकि गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो। क्यों नहीं अप्लाई किया जा सकता है? गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, अप्लाई किया जा सकता है ना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। गॉस लॉ कब बोला गॉस लॉ ने कि मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये अप्लाइड नहीं है? ऐसा स्टेटमेंट में कभी लिखा है क्या इसमें? और हम लोग अप्लाई करते हैं गॉस लॉ को, अप्लाई करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, है ना। गॉस लॉ हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट। गॉस लॉ कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ऐसा तो कभी कहां बोला गया कि गॉस लॉ को अप्लाई नहीं किया जा सकता है? तो दिस इज करेक्ट। बस उन्होंने क्या बोला कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स दिस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन एक बात है कि अगर हम लोग एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने गॉस लॉ को अप्लाई किया, दैट इज वैलिड, गॉस लॉ इज वैलिड, बट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड उससे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। बट गॉस लॉ कैन बी अप्लाइड, है ना। हम लोग अप्लाई करके हो सकता है कि हम लोग वो कैलकुलेट ना कर पाए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। गॉस लॉ अप्लाई करके हमारे लिए मैथमेटिकली वो चीज कॉम्प्लेक्स हो जाए, मैथमेटिकली हम लोग उसको कैलकुलेट करने में हमें प्रॉब्लम हो जाए, है ना। लेकिन हम लोग बहुत सारे ऐसे मेथड है उससे हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तो बोल रहा है कि कैन नॉट बी, मतलब कैन बी अप्लाइड को फॉल्स बोल रहा है, मतलब अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं अप्लाई, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, वो हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, फिर मैथमेटिकली कैलकुलेट करना हमारे लिए टफ होगा। इसका ऐसा मतलब तो नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग उसको कैलकुलेट करने में हमें परेशानी होगी, बट हम लोग उसको न्यूमेरिकल मेथड से या फिर कुछ और तरीके से उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, है ना। बहुत सारे आजकल न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं हमारे पास में जिसके थ्रू हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्वेबल है। तो कैन नॉट बी अप्लाइड इज नॉट करेक्ट। हाँ, वो हमारा मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देगा, दैट इज द थिंग। तो सी इज करेक्ट मेरे हिसाब से, 6th का 3rd इज करेक्ट। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है? द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। तो मेरे हिसाब से तो ये गलत है। हम लोग ये हमारे लिए इजी हो जाता है कि गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि क्वेश्चन हमारे लिए इजीली सॉल्व हो जाएगा, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि गॉसियन सरफेस में हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, है ना। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि गॉसियन सरफेस पे। और ये एक एग्जांपल दिया हुआ भी है हमारे एनसीईआरटी बुक में। तुम अगर एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो एक उन्होंने गॉसियन सरफेस इस तरह से चूज किया हुआ है। गॉसियन सरफेस एक क्यूबिकल, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बस, ऐसे तो बहुत सारे, एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है ना। इसके ऊपर उन्होंने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अप्लाई किया हुआ है, इस डायरेक्शन में। एक क्वेश्चन है इस पे, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉन यूनिफॉर्म है। अब इसमें गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, लेकिन इसको हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ई सम फंक्शन ऑफ आर दिया हुआ था, ई वाज प्रोपोर्शनल टू आर, ई वाज सम फंक्शन ऑफ आर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट वाज सम फंक्शन ऑफ आर, ऐसा कुछ दिया हुआ था बुक में, एग्जांपल क्वेश्चन दिया हुआ है। ई इज सम फंक्शन ऑफ आर, एक्स डायरेक्शन में, है ना। ई वाज सम फंक्शन ऑफ एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज सम फंक्शन ऑफ एक्स, जो कि नॉन यूनिफॉर्म था। और वहां भी हमने गॉस लॉ को यूज करते हुए उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया था। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना हर जगह पे हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म हो गया तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, बट कभी कभी ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। तो 4th इज नॉट करेक्ट। तो मेरे हिसाब से 6th का जो आंसर है थोड़ा सा
मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा जो सीबीएसई का जो आंसर की है उसके हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू मी 6 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 3। और भी कुछ क्वेश्चंस में, 2-4 क्वेश्चंस में आगे के देखेंगे मेरा जो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन जो आंसर्स में कुछ मुझे लगता है कि सीबीएसई इसमें गलत है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। मैं डायरेक्टली उनको गलत नहीं बोलूंगा क्योंकि वहां भी बहुत सारे दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, बट मेरे हिसाब से तो ये गलत है। 6 का जो आंसर होना चाहिए दैट इज 3। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है अ कैपेसिटर प्लेट आर चार्ज बाय अ बैटरी विद V वोल्ट्स। V वोल्ट से एक कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज कर दिया गया है ना। एक हमारे पास में इस तरह से कैपेसिटर है और इसको हमने V वोल्ट से चार्ज कर दिया। ये V वोल्ट है ना, कैपेसिटर को V वोल्ट से चार्ज कर दिया। सपोज कैपेसिटेंस C है। आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। अब इसको चार्ज हो गया, अब बैटरी को हटा दिया हमने, ठीक है, बैटरी को हटा दिया तो इस पे जो चार्ज आ गया Q हम लोग बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू CV, है ना। चार्ज बैटरी हटा दिया तो अब Q इक्वल टू CV आ गया इसके पास। एंड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड, है ना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर डाल दे रहे हैं और जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K, ठीक है। द पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विल बिकम व्हाट। अब देखो अभी इसमें क्या चीज चेंज नहीं हो रहा है, ये चीज समझने की कोशिश करो। तो हमने इसको चार्ज कर दिया, V वोल्टेज से चार्ज कर दिया तो इसके ऊपर जो चार्ज आ गया दैट इज Q इक्वल्स टू CV। अब ये एक आइसोलेटेड प्लेट हो गया। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमें पता है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। अब इसमें से चार्ज इधर उधर तो जाएगा नहीं, है ना। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज शुड बी कंजर्व्ड। तो ये जो इस पे CV चार्ज है तो इनिशियली भी चार्ज C होना चाहिए और फाइनली भी चार्ज CV। तो Q इक्वल्स टू CV, ये चार्ज जो है, चार्ज की जो वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट फॉर दिस, है ना। चार्ज कांस्टेंट है तो CV इसके पास चार्ज है। अब ये CV चेंज नहीं होने वाला है, दैट मीन्स इसके अक्रॉस अगर हम लोग देखें तो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो गई। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डाल दिया तो इसकी जो कैपेसिटेंस हो गई वो K टाइम्स ऑफ C हो गई, है ना। तो इसके अक्रॉस K जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने पे इसकी कैपेसिटेंस चेंज हो गई तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी चेंज होना पड़ेगा ताकि इस पे जो चार्ज है दैट इज कंजर्व्ड। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हम लोग V' बोलते हैं। तो अभी भी इसके पास इसकी कैपेसिटेंस हो गई KC, है ना, और इसकी जो वोल्टेज हो गई दैट इज V'। तो KC इंटू V' इज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर। हम लोग बोल सकते हैं C इंटू V, Q इक्वल्स टू C इंटू V। तो CV इक्वल्स टू KC इंटू V'। और यहाँ V' इसकी फाइनल पोटेंशियल हो गई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद। तो V' हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा। V' इज इक्वल्स टू V बाई K। तो यहाँ से देख सकते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 7th का V बाई K दैट मीन्स 3rd। 7th का जो आंसर हो जाएगा दैट इज 3rd। तो इस तरह से इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ EMF ऑफ द सेल। तो ये तो हमें पता ही होता है कि जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है दैट इज आवर पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से हम लोग बहुत इजीली इसको एक्यूरेटली हम लोग मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर से। मीटर ब्रिज तो हम लोग यूज नहीं करते हैं। मीटर ब्रिज हम लोग क्या यूज करते हैं, मीटर ब्रिज हम लोग अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं मीटर ब्रिज से, तो वो हटा दो। वोल्ट मीटर, अब तुम सोचोगे कि वोल्ट मीटर से भी हम लोग EMF, तो देखो EMF ऑफ अ सेल को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक E से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और एक स्मॉल रेजिस्टेंस R से, जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, I R इन में बोल देता हूँ। तो इसके अक्रॉस अगर मैं एक वोल्ट मीटर लगा देता हूँ, एक वोल्ट मीटर लगा दिया, तो वोल्ट मीटर में हमें पता है कि एक वोल्ट मीटर में क्या होता है, इसके अक्रॉस एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होता है वोल्ट मीटर में। अब इसके थ्रू अगर हम लोग मेजर करने गए तो इसमें एक्यूरेसी में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस सीरीज में इस तरह से कनेक्ट हो गया तो एक्यूरेसी इसमें खराब होगी, है ना। इसके अक्रॉस AB के अक्रॉस इसको ये क्या मेजर कर देगा, देखो ये जो मेजर करेगा वो AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, जो R इन के अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा वो भी इसमें कैलकुलेट होगा, मतलब एक इनएक्यूरेसी आएगी इसमें, है ना। वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएगा। बट पोटेंशियोमीटर में हम लोग क्या R इन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और E भी कैलकुलेट करते हैं, है ना। बट अगर हम लोग पोटेंशियोमीटर की वोल्ट मीटर अगर हम लोग यूज करें तो वोल्ट मीटर में हम लोग AB के अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे और इसमें वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से इनएक्यूरेसी आएगी और जो R इन है वो उसके अक्रॉस भी ड्रॉप जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे वोल्ट मीटर से, एमीटर और वोल्ट मीटर से मेजर कर लेंगे, बट एक्यूरेटली हम लोग इसके थ्रू मेजर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज A पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ सर्किट कंटेनिंग 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल जैसे ही बोला ना, मैं बोलूंगा इनकी रेजिस्टिविटी सेम है ना, कनेक्टेड इन पैरेलल।
तो इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सर्किट कंटेनिंग टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल कनेक्टेड इन पैरेलल। तो दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो दो रेजिस्टेंस, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दो रेजिस्टेंस को इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट किया गया, इसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया। इफ द लेंथ एंड रेडियाई ऑफ द वायर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो इसको मैं बोल देता हूं कि R1 रेजिस्टेंस है और R2 रेजिस्टेंस है। तो लेंथ एंड रेडियाई ऑफ द वायर आर इन द रेशियो 3:2। तो लेंथ L1, इसको मैं 1 बोल रहा हूं और इसको 2 बोल रहा हूं, तो L1/L2 दोनों का जो लेंथ का जो रेशियो है दैट इज 3:2, है ना। और रेडियस का जो रेशियो है R1/R2, जो यहां पर वायर यूज किया गया है दैट इज 2/3। तो R1/R2 इज 2/3। तो हम लोग बोल सकते हैं कि A1 एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, स्क्वायर, R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो दिस इज 4/9, है ना। एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, 4/9। अब हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हम लोग क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस में दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, हम लोग जो रेजिस्टेंस लिखते हैं, रेजिस्टेंस दैट इज बेसिकली ρL/A, है ना। तो जो रेजिस्टेंस है R1/R2 अगर हम लोग बात करें, देखो रो सब दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो L/A का रेशियो होगा तो L1/A1, है ना, इंटू L2/A2, इसका रेशियो होगा रेजिस्टेंस R1/R2 में। तो R1/R2 में इसका रेशियो तो L1/L2, तो हमें पता है L1/L2 इज 3/2, और यहां पर A2/A1 यहां पर आ गया, A2/A1, तो A2/A1 इज 9/4। तो दोनों का जो रेजिस्टेंस का रेशियो है दैट इज 27/8। ये रेजिस्टेंस का रेशियो है, R1/R2 का रेशियो है 27/8। तो जो करंट होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR है, तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, है ना। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि करंट I1/I2, जो यहाँ पर करंट I1 जा रहा है, सपोज I1, और यहाँ पे करंट I2 जा रहा है, तो I1/I2 के जो रेशियो हो जाएगा दैट इज उल्टा ऑफ R1/R2, दैट इज 8/27। तो C इज द करेक्ट आंसर। इजी था क्वेश्चन। 10th नंबर में देखते हैं, एक मिनट थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। 10th नंबर में अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन में बोला गया है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसकी बात चल रही है यहाँ पर, रो की बात चल रही है, ऑफ अ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। तो ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए कि जो कंडक्टर होती है, कंडक्टर में हम लोग क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उनका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फॉर अ कंडक्टर। उसी तरह से एक हम लोग सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी उल्टी होती है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स की, उसमें जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज करती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, है ना। इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है फॉर कंडक्टर दैट इज पॉजिटिव, और फॉर सेमीकंडक्टर इट इज नेगेटिव। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, है ना। तो इसका जो 10th का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 3। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीजेस फॉर अ कंडक्टर एंड डिक्रीजेस फॉर अ सेमीकंडक्टर, ठीक है, सिंपल था। 11th प्रॉपर्टी के ऊपर था ये सब सर। 11th क्वेश्चन में देखें, वी यूज अलॉयज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। तो क्यों यूज करते हैं, ये चीज सोचो, अगर तुम कॉमन सेंस भी लगाओगे तो अलॉय क्यों यूज करना चाहिए। एक हमें अच्छा रेजिस्टेंस की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो उसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ चेंज ना करे। जो उसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, अच्छे रेजिस्टेंस की क्या पहचान है कि टेम्परेचर के साथ उसकी वैल्यू चेंज ना करे। तो टेम्परेचर के साथ ज्यादा वेरी ना करे, कम वेरी करने के लिए इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी शुड बी लो, है ना। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी शुड बी लो। तो एक अच्छे रेजिस्टेंस के लिए क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी शुड बी लो। तो यहां पर देखो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऐसा होना चाहिए। तो लो किसमें बोला गया, इसमें लो बोला गया, ठीक है, और इसमें लो बोला गया। तो ये दोनों एक अच्छे एलॉय यूज कर रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा हम लोगों को करना है, तो अच्छे रेजिस्टेंस का हमें पहचान करना है। तो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें तो हम लोग क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A, इस तरह से लिखते हैं ना। तो अगर मेरे पास में जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर हाई होगा, अगर मेरे पास में हाई होगा तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली रेजिस्टेंस विल बी हाई, रेजिस्टिविटी हाई, रेजिस्टेंस हाई, दैट मींस रेजिस्टिविटी इज व्हाट,
हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जितना हाई होगा रेजिस्टेंस उतना ही हाई होगा। तो हम लोग हमें क्या चाहिए, एक ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें चाहिए। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं कि हम लोग 10 मीटर का वायर ले, अगर हमें छोटा सा रेजिस्टेंस मिल रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। हमें छोटा सा वायर लेना है, उससे रेजिस्टेंस हमें हाई रेजिस्टेंस बनाना है, छोटे से छोटे में हमें रेजिस्टेंस बना देना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हाई रेजिस्टेंस चाहिए। तो उसके लिए हमें जो रो है वो हाई होनी चाहिए, दैट मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारे पास में हाई होनी चाहिए। तो हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर 1। तो 11th का जो आंसर हो जाएगा दैट इज 1। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में बोला गया है अ कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, एक कांस्टेंट वोल्टेज हमें दिया हुआ है, इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर। तो एक यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर हम लोग इस तरह से सपोज रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और इसके क्रॉस हम लोग एक कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहां पर एक कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई किया। तो इस वायर में बोला गया है कि हीट H इज डेवलप्ड। ओके, तो अब हीट किस लिए डेवलप हो रहा होगा, तो हमें पता है कि I²RT तुमने पढ़ा होगा, I²RT, दिस इज बेसिकली हीट डेवलप्ड, है ना, जो जूल हीटिंग हम लोग बोलते हैं। तो दिस इज I²RT। अच्छा, I²RT को हम लोग लिख सकते हैं, I को हम लोग लिख सकते हैं V/R, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V²/R इंटू टी। V=IR यहां लगा दिया, सिंपल, है ना, V=IR यहां पर अप्लाई कर दिया। तो V²/R इंटू टी, हीट डेवलप्ड, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और ये हम लोग ये फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहे हैं, देखो कभी कभी तुम लोग बोलोगे कि कभी V²/RT यूज करते हैं, कभी I²RT क्यों यूज करते हैं। यहां पर कांस्टेंट वोल्टेज मेंशन किया हुआ है, और कांस्टेंट वोल्टेज, तो एक कांस्टेंट वोल्टेज हमने अप्लाई किया हुआ है, इसलिए हम लोग H को हम लोग यहां पर बोलेंगे V²/R इंटू टी। इस वाले फॉर्मेट में हम लोग यूज करेंगे इसको, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है ना, वोल्टेज यहां पे कांस्टेंट दिया हुआ है। ओके, अब क्या बोला गया कि इफ अनदर वायर, अब दूसरा वायर लिया गया ऑफ द सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी सेम, डबल द रेडियस एंड ट्वाइस द लेंथ। तो एक दूसरा वायर हम लोग यहां पर ले लेते हैं। अब हम लोग एक दूसरा वायर यहां पे देख लेते हैं, दूसरा वायर हमने ले लिया, और इसकी जो रेडियस है दैट इज डबल, है ना, इसको भी हम लोग सेम वोल्टेज V पे अप्लाई किया, और इसकी जो रेडियस है इसको R, इसको हम लोग 2R बोल देते हैं। इसकी अगर रेडियस इज R तो इसकी रेडियस इज 2R, और इसकी अगर लेंथ इज L तो इसकी जो लेंथ है दैट इज 2L। डबल द रेडियस एंड ट्वाइस द लेंथ, डबल द रेडियस एंड ट्वाइस द लेंथ, ऐसा हमने ले लिया। तो अभी हीट डेवलप इस पे जो होगा वो कितना होगा, तो देखो अभी जो हीट डेवलप होगा H, हम लोग बोल सकते हैं H, हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें भी हम लोग लगाएंगे V², अब लेकिन यहां पर इसको H' बोल देते हैं, हीट डेवलप कुछ अलग होगा, तो यहां की रेजिस्टेंस कुछ अलग होगी। V² तो वही है, वोल्टेज वही है, बट रेजिस्टेंस यहां पे अलग होगी, दैट इज R' इंटू टी। अब हमें निकालना पड़ेगा ये R'। तो देखो R पहले वाले में कितना R था, R बराबर हमें पता है दैट इज ρL/A, ठीक है, ρL/A। अभी इसका जो R' जो हो जाएगा, R' ये कितना है, रो तो रो ही रहेगा, सेम मटेरियल बोल दिया गया है, तो दैट इज रो इज रो। L कितना हो गया यहाँ पर 2L, डबल लेंथ हो गया। और एरिया कितना हो जाएगा, देखो एरिया 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि रेडियस के R² के प्रोपोर्शनल एरिया होता है, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू R², इसलिए जो इसका एरिया हो जाएगा दैट इज 2A, सॉरी इसका एरिया जो होगा दैट इज 4A, क्योंकि रेडियस डबल हुआ है, दैट मीन्स एरिया 4 गुना हो गया, है ना। A इज πr², R की जगह 2R रख दो तो 4 गुना हो गया ना, एरिया 4 गुना हो गया, तो 4A हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस है R' दैट इज बेसिकली यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ρL/A इज A, तो यहाँ से A यहाँ पर ρL/A इज R, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट R/2। R' कितना हो गया, R/2 हो गया। तो यहाँ से इसको यहाँ पर इस जगह पे पुट कर दो, है ना, यहाँ से यहाँ पर पुट करने पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ इसको अगर हम लोग इस वाला इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, H' दैट इज इक्वल टू V² तो वही रहेगा, और R' इज R/2 और इंटू टी। तो देखो यहाँ से V², ये कितना हो जाएगा, V²/R इंटू टी, ये तो यहाँ पर दैट इज H इंटू 2, है ना, दिस इज H इंटू 2, ये इतना वाला टर्म क्या होगा, दिस इज H, तो ये बेसिकली 2H बन गया, 2H बन गया, दैट मींस C करेक्ट हो गया, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग इजीली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला गया है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड टू V, पहले V अप्लाई कर रहे थे, अब उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया, 2V, विद द टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। तो देखो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं कैसे, इसको हम लोग लिखते हैं E जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स है इंटू E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटू टाउ डिवाइडेड बाई M।
इस तरह से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, है ना, ई टाउ डिवाइडेड बाई एन, जो यहाँ पे ई है दैट इज चार्ज, एम इज मास, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, है ना। अब इसको अगर हम लोग वी के टर्म्स में लिखना चाहें तो वी के टर्म्स में हम लोग ई को क्या लिख सकते हैं, ई को हम लोग लिख सकते हैं वी बाई एल, ई को हम लोग लिख सकते हैं वी बाई एल। और ये कैसे ये हम लोग कहाँ से लिखे, हमको पता है कि माइनस डी वी बाई डी आर दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिलेशन हमें पता है। और यहाँ से हम लोग अगर देखें तो माइनस डी वी दैट इज इक्वल टू ई डी आर हम लोग लिखते हैं, है ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी इज बेसिकली ई इंटू एल, ई इंटू डी आर, डी आर को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में जो एल लेंथ, कंडक्टर का जो लेंथ है दैट इज एल, अगर एल कंडक्टर का हमने लेंथ कंसिडर किया, डेल्टा वी जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हम लोगों ने वी मान रखा है, वी, तो वी इक्वल्स टू ई इंटू एल, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू वी बाई एल, है ना। ये हम लोग यहाँ उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहां से ये रिलेशन बेसिकली हमारे पास ये यहां से निकल के आता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और वी के टर्म्स में अगर हम लोग लिखें तो वी ड्रिफ्ट दैट इज इक्वल टू ई इंटू ई, सॉरी यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्लेस करेंगे v बाई एल से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्लेस करेंगे v बाई एल से, और यहाँ नीचे m आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे टाउ टाइम कांस्टेंट, जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम ई टाउ, जो एवरेज कॉलिजन्स होता है, दो कॉलिजन्स के बीच का जो टाइम है दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, ये सारी चीज़ें हमको पता है। और अगर हम लोग यहाँ से देखो, अगर हमने वोल्टेज को v से 2v इंक्रीज किया तो जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, दुगुना बढ़ जाएगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लोग डबल करते हैं तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी डबल हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ से हम लोग देखते हैं थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जो आंसर की में इसका आंसर गलत दे रखा है, इस पे 2 दे रखा है शायद, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, डबल ऑफ द इनिशियल वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको एक बार लिख देता हूँ। दिस इज बेसिकली 6 ओम, दिस इज 3 ओम, और दिस इज 8 ओम, और दिस इज 30 ओम, है ना। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये सारी वैल्यूज इस तरह से दी हुई है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को अगर हम लोग O बोले, अगर दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, तो AB के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो एक चीज देखो, जो 3 ओम है और 6 ओम है, ये दोनों पैरेलल में दिखेंगे। कैसे? अगर ये A है, अगर इस पॉइंट ये है तो इसका पोटेंशियल भी VA होगा और इसका पोटेंशियल भी A होगा। तो दोनों एंड में जो पोटेंशियल है वो सेम रहे तो दो पैरेलल में हो जाते हैं, है ना। तो देखो 3 ओम और 6 ओम का एक एंड तो कॉमन है, जो O वाला एंड कॉमन है, और दूसरा एंड A है, तो दोनों के लिए A ही है। तो दोनों के अक्रॉस अगर हम लोग पोटेंशियल बोलें तो यहां से देखो, अगर इसको इसका पोटेंशियल अगर हमने VA बोल दिया है ना, VA, तो इसका पोटेंशियल भी VA है और इसका भी पोटेंशियल VA है। तो 6 ओम और 3 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्टेज एट A माइनस वोल्टेज एट O बोल दो, है ना। दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। दैट मीन 6 ओम और जो 3 ओम है ये दोनों पैरेलल में है ना, इन दोनों को पैरेलल में है। तो इन दोनों को पैरेलल में है तो पैरेलल में इसको कनेक्ट कर देंगे, तो पैरेलल में कनेक्ट करने पे इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हम लोग बोल सकते हैं 6 और 3 का हो जाएगा 6 × 3 R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो 6 और 3 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट इज 2 ओम, है ना। तो यहां से 2 ओम हो गया। तो हम लोग ऐसे इसको बना सकते हैं ना, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग 2 ओम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा 2 ओम बना सकते हैं। और एक एंड VA यहाँ पर VA में बना सकता हूं। अब ये देखो, ये जो 8 ओम है, 8 ओम इसके सीरीज में कनेक्ट होता हुआ दिखेगा, ये 8 ओम इसके सीरीज में कनेक्ट होता हुआ दिखेगा, है ना। और इसी रास्ते में इधर से ऐसा जाएंगे, ये वाला रास्ता मैं बनाता हूँ, ये वाला पार्ट बनाता हूँ। इसी रास्ते में यहाँ एक 30 ओम इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, 30 ओम इधर से इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है। और ये पॉइंट जो है दैट इज VB, और मैं इस पॉइंट को एक बार बना देता हूँ यहाँ से, दिस पॉइंट इज VA। तो इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, ध्यान से देखो, है ना। यहाँ से हम लोग देखो 3 ओम और जो 6 ओम है, इस दोनों को देखो, यहाँ से दिस इज 6 ओम, दिस इज 3 ओम। तो यहाँ से इसको हम लोगों ने इसका कॉम्बिनेशन ले लिया, 6 ओम और 3 ओम को क्लब कर दिया, तो वो 8 ओम के साथ सीरीज में है। और ये दोनों जो है दैट इज पैरेलल टू 30 ओम, तो उसका मैंने इस तरह से इक्विवेलेंट बना दिया। अब देखो ये जो यहाँ से मैं एक बार दूसरा पेन सेलेक्ट करता हूँ, ये दोनों को हम लोग क्लब करते हैं, तो दिस इज 10 ओम, इन दोनों को, ये दोनों सीरीज में, 8 ओम और 2 ओम सीरीज में, तो 10 ओम, और ये 10 ओम और ये 30 ओम पैरेलल में है। तो फिर से हम लोग R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2
इज बेसिकली आर ए बी के बीच में जो आर ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना। तो दिस आर ए बी इज नथिंग बट 300 डिवाइडेड बाई 40, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 7.5 ओम। तो इस तरह से बहुत इजीली हम लोग इसको सी, ये थर्ड ऑप्शन हम लोग बोल सकते हैं, थर्ड इज करेक्ट। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सीबीएसई वालों ने कुछ गलत कर रखा है ना। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज बेसिकली एच, इट इज नॉट बी। सीबीएसई वालों ने इसको क्या कंसिडर कर रखा है, दिस इज बी, ऐसा उन लोगों ने कंसिडर कर रखा है, विच इज नॉट करेक्ट ना। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोला गया है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज एच, इसको बी क्यों बोल रहे हो? बी इज व्हाट, बी इज फ्लक्स डेंसिटी, इसको बोला जाता है, दिस इज फ्लक्स डेंसिटी। इसको मैग्नेटिक फील्ड भी बोल दो, मैग्नेटिक फील्ड बोल दो, मैग्नेटिक फील्ड बोल दो, या फिर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी बोलते हैं, है ना। बट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाए दैट इज एच, क्यों उसको बी क्यों बोल रहे हो भाई? और इसका एक सॉल्यूशन भी दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर इन्होंने जो आंसर की में 2 दे रखा है ना। कैसे बता रखा है, इसको बोल दिया फोर्स दैट इज इक्वल टू ILB sin थीटा, जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से फोर्स इक्वल्स टू ILB sin थीटा, है ना। और साइन, यहाँ फोर्स का यूनिट न्यूटन लिख दिया, आई का यूनिट एम्पियर लिख दिया, इसका यूनिट मीटर लिख दिया, बी का यूनिट हमें निकालना है, तो बी का यूनिट बेसिकली बोल दिया न्यूटन पर एम्पियर मीटर, है ना। बी का यूनिट क्या बोल दिया, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ऐसा करके इन्होंने सेकंड आंसर दे रखा है, बट दिस इज नॉट करेक्ट। हम लोग बात करें 16th, है ना। 16th की अगर हम लोग बात करें तो 16th में क्या क्वेश्चन है, 16th में बोला गया है द कॉइल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज वाउंड ओवर अ मेटल फ्रेम इन ऑर्डर टू। तो देखो ये चीज हम लोग पढ़ चुके होते हैं, जो सीबीएसई में मैंने ये पढ़ा रखा है, ये जो वन शॉट में सारे जो चैप्टर्स कवर कर रखा है मैंने एनसीईआरटी का कंप्लीट चैप्टर वाइज। तो उसमें ये चीज़ मैंने बताया था कि जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग यूज़ करते हैं, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो मेटल फ्रेम में जो कॉइल वाउंड रहता है, वो हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हो, तो ये चीज़ पता होना चाहिए, है ना। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग प्रोवाइड करने के लिए ये चीज़ हम लोग कनेक्ट कर रखे होते हैं। तो ये कोई इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 17th नंबर क्वेश्चन की, तो 17th में बोला गया है 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ आर शेप्ड इनटू ए स्क्वायर ऑफ साइड ए एंड अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो 2 वायर है मेरे पास में सेम लेंथ का, एक से हमने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया, और एक से हमने सर्कल बना दिया। सर्कल का रेडियस क्या रखा, आर, और स्क्वायर का साइड रखा हमने ए। इफ दे कैरी सेम करंट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो इस पे करंट इज आई और इस पे भी करंट इज आई। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट एम हमें पता है, दिस इज बेसिकली आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया, दिस मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो बताना है हमें, m1/m2, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, तो हमें निकालना है m1/m2, है ना। m1/m2 इसमें कैलकुलेट करना है, तो I इंटू ए हम लोग लिखेंगे। तो I तो दोनों के केस में आई रहेगा, तो बेसिकली ये एरिया का रेशियो हो जाएगा A1/A2, क्योंकि करंट दोनों में सेम है ना। तो एरिया का रेशियो, तो पहले वाले के एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर है दैट इज ए स्क्वायर, और सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, πr²। सिंपल है। अब यहां से ये देखो रेडियस और एरिया में क्या रिलेशन होगा, तो दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का पेरीमीटर सेम करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर पहले वाले के लिए जो होगा दैट इज 4a स्क्वायर है ना, पेरीमीटर 4a हो गया। दूसरे वाले के लिए पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2πr। तो ये रिलेशन हमें पता हो जाएगा, है ना। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो a को हम लोग लिख सकते हैं, a की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं πr/2, a इज πr/2, ये यहां पुट कर दो। तो a को हम लोग लिखेंगे π² r²/4 इंटू πr²। तो πr² से एक πr² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये π/4 इसकी रेशियो आ जाएगी। तो π/4 देखते हैं, C दैट मीन्स थर्ड, 17th का आंसर हो जाएगा थर्ड, है ना। तो इसका 3 आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 18th नंबर में। तो 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, एक सेकेंड। 18th नंबर क्वेश्चन में बोला गया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज √3 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग बोले बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज √3 टाइम्स ऑफ वर्टिकल, वी वर्टिकल, ऐसा हम लोग बोल देते हैं। ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
और वी वर्टिकल BV से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एंगल ऑफ डिप, तो हमें पता है कि एंगल ऑफ डिप क्या होता है, जो रिजल्ट, सपोज मेरे पास में ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की कहीं पे है ना, और ये कहीं पे वर्टिकल कंपोनेंट है, तो जो नेट होगा जो मैग्नेटिक फील्ड, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज सपोज B इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, H इज हॉरिजॉन्टल, BH इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, BV इज वर्टिकल कंपोनेंट। तो डिप क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और जो रिजल्टेंट B है उनके बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ डिप। इसको सपोज हम लोग फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो देखो यहां से अगर हम लोग फाई की वैल्यू निकालना चाहें तो बहुत इजीली हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये वेक्टर है सिंपल, दिस इज BH ना, दिस इज BH, सॉरी दिस इज BV, वेक्टर है सिंपल, दिस इज BV, ये वाला BV है ना, इसको हम लोगों ने इधर पैरेलल इधर शिफ्ट किया, तो 10 फाई हम लोग यहां से बोल सकते हैं, 10 फाई दैट इज इक्वल टू BV बाई BH। तो BV बाई BH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहां से इस इक्वेशन से BV बाई BH की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। तो 10 फाई की वैल्यू 1/√3, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं फाई की जो वैल्यू होगी दैट इज फाई की वैल्यू 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम लोग π/6 लिख सकते हैं। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 1। नेक्स्ट है द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस एट अ प्लेसेस। मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच का जो स्मॉल एंगल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके होते हैं, 19th का आंसर 4th हो जाएगा। ये हम लोग पढ़ चुके होते हैं कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, जो मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस होता है किसी भी प्लेस में, उनके बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग एंगल, डेक्लिनेशन एंगल बोलते हैं, है ना। डेक्लिनेशन एंगल यही तो होता है, दो चीज हम लोग पढ़ते हैं, एंगल ऑफ जो इंक्लिनेशन एंगल और डेक्लिनेशन एंगल, है ना। एंगल ऑफ डिप एक हम लोग पढ़ते हैं, जो कि हम लोगों ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया, पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, तो ये हम लोग यहाँ से डिप एंगल इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। और एक हम लोग हमारे पास होता है डेक्लिनेशन। तो डेक्लिनेशन एंगल क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। 19th का आंसर 4th, इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो अपने थ्योरी वाले जो वन शॉट में हर एक जो चैप्टर कंप्लीट किया है उसमें ये भी मैंने अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट किया है। बेसिकली इसमें हर एक पॉइंट मैंने अच्छे से कवर किया है, तो अगर वो नहीं देखा तो वो कंप्लीट कर लेना, है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या बोला गया है कि 2 कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल डिपेंड्स ऑन। तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे और रिलेटिव पोजीशन पे। दो कॉइल है, इनके बीच का रिलेटिव पोजीशन कितना है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, कितने दूर में रखा हुआ है। क्योंकि क्या होता है, जो दो कॉइल है, सपोज इस तरह से कॉइल है ना, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किस चीज पे डिपेंड करेगा कि एक का फ्लक्स दूसरे से कितना, एक इसके सपोज फ्लक्स फील्ड लाइन से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक का फ्लक्स दूसरे में किस तरह से लिंक कर रहा है, तो कितने दूर में रखा हुआ है, उसकी रिलेटिव पोजीशन क्या है ना, उन सारी चीजों पे वो चीज डिपेंड करेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बेसिकली ज्योमेट्री पे, शेप पे डिपेंड करता है और वो उनकी रिलेटिव पोजीशन पे वो डिपेंड करता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स, ये करेक्ट हो जाएगा। टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बोला गया है अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड L एंड रेजिस्टेंस R मूव्स इन अ प्लेन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। तो इस तरह से हमें दिख रहा है एक लूप है हमारे पास में जो कि v वेलोसिटी से इस तरह से मूव कर रहा है ना, परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द साइड्स, एक साइड के परपेंडिकुलर इस तरह से मूव कर रहा है। अ मैग्नेटिक इंडक्शन B कांस्टेंट इन टाइम एंड स्पेस पॉइंटिंग परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन ऑफ द लूप एग्जिस्ट एवरीवेयर एज शोन। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये कांस्टेंट है, B इज कांस्टेंट, B वेक्टर इज कांस्टेंट, है ना। द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप, तो देखो बहुत ध्यान से देखो, करंट इंड्यूस पूछा गया, मतलब इसमें इसके थ्रू, इस लूप के थ्रू, ये जो हमारे पास में लूप है इसके थ्रू फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, दैट इज इसके लूप के थ्रू जो फ्लक्स चेंज होगा दैट इज इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा, उसकी वजह से करंट आएगा। तो लूप में फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, तो देखो ये एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो फ्लक्स, जो ये मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, तो दैट इज कांस्टेंट विद टाइम ना। तो फ्लक्स जो फाई है, फाई हम लोग क्या बोलेंगे, B इंटू ए, B डॉट ए होता है, फाई इज B डॉट ए। तो जो B डॉट ए है इसमें B भी कांस्टेंट है इसमें और एरिया वेक्टर भी कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है।
तो इसमें ये जो इसमें जो फ्लक्स है दैट इज कांस्टेंट, किसी भी टाइम पे इस लूप के थ्रू जो फ्लक्स है दैट इज नॉट चेंजिंग। तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डी फाई बाई डी टी, इस केस में डी फाई बाई डी टी इज जीरो। तो डी फाई बाई डी टी जीरो है, इंड्यूस्ड वोल्टेज जीरो है, इसकी वजह से इसमें करंट भी इंड्यूस जीरो होगा। तो दैट इज फोर्थ इज करेक्ट आंसर। तो 21 का जो आंसर होगा दैट इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस। तो फ्लक्स हमें दिया हुआ है, ईएमएफ इंड्यूस्ड पूछा गया है t इक्वल्स टू 4 पे। तो ईएमएफ इंड्यूस हमें पता है, ईएमएफ इंड्यूस इज नथिंग बट माइनस डी फाई बाई डी टी, है ना, जो हमारे पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, है ना। तो ई इसको एक बार हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है बस, और टी की वैल्यू पुट करनी है t इक्वल्स टू 4, है ना। तो माइनस टाइम्स ऑफ एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो ये वाले टर्म को बन जाएगा 5t स्क्वायर हो जाएगा 10t, 3t हो जाएगा प्लस 3, 16 का हो जाएगा 0, और t की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, t इक्वल्स टू 4 यहाँ पर पुट कर दो, ये हो जाएगा 40 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 43। बहुत इजीली हम लोग जो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी के थ्रू हम लोग ये इक्वेशन इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी हम लोग ये पता है ना, बहुत ही बेसिक सी इक्वेशन है। माइनस 43 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 2। तो 22 का जो आंसर होगा दैट इज 2। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ करंट विथ फ्रीक्वेंसी इन एसी सर्किट। तो वेरिएशन ऑफ करंट निकालना है हमें, है ना। तो फॉर अ प्योर कैपेसिटर, तो हमें पता है V इक्वल्स टू, हम लोग जो जनरल पढ़ते हैं डीसी सर्किट के लिए क्या पढ़ते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, है ना। उसी तरह एसी सर्किट के लिए हम लोग बोलेंगे V इक्वल्स टू आई इंटू एक्स, जो रिएक्टेंस है मेरे पास, आई इंटू जेड बेसिकली बोलते हैं। चलो एक एक करके चलते हैं। V इक्वल्स टू आई इंटू जेड, अगर सिर्फ मेरे पास में रिएक्टेंस है, जो जैसे कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो उसके इसमें V इक्वल्स टू आई इंटू एक्स। और यहाँ पर क्योंकि कैपेसिटिव प्योर कैपेसिटर है तो V इक्वल्स टू आई इंटू एक्स सी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको फर्दर रिजॉल्व करें तो I इज बेसिकली व्हाट, I इज V बाई एक्स सी, और XC इज व्हाट, XC इज व्हाट, यहाँ पर हमें पता है कि XC जो लिखते हैं XC इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी फॉर कैपेसिटर, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो पुट कर दो यहाँ पर, XC को हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन ओमेगा सी। तो I इज बेसिकली V इंटू ओमेगा इंटू सी। तो I मेरे पास में इस तरह का मेरे को रिलेशन हमें मिल रहा है। तो I हमें बेसिकली प्लॉट करना है। ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को हम लोग 2 पाई एफ लिखते हैं, तो V इंटू सी कॉमन निकाल दो, ओमेगा को हम लोग 2 पाई इंटू एफ लिखते हैं। तो I इज बेसिकली व्हाट, I इज इक्वल टू सम k टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी मतलब एक स्ट्रेट लाइन आएगा, सॉरी एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि ओरिजिन से पास होगा। तो जो ऑप्शन हमें बिल्कुल आसान तरीके से जो ऑप्शन दिख रहा है देखने में दैट इज थर्ड। जो थर्ड ऑप्शन है वो हमें स्ट्रेट लाइन दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड दैट शुड पास थ्रू ओरिजिन। तो C3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23 का 3। नेक्स्ट 24 की अगर हम लोग बात करें, 20 वोल्ट AC इज अप्लाइड टू अ सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टेंस एंड, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं यहाँ से, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 20 वोल्ट AC इज अप्लाइड टू अ सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टेंस एंड अ कॉइल विथ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो एक रेजिस्टेंस है मेरे पास में और एक कॉइल है, ठीक है, प्योर कॉइल है। तो इस तरह से 20 वोल्ट AC वोल्टेज अप्लाई किया यहाँ से, ये 20 वोल्ट AC अप्लाई किया, और ये मेरे पास रेजिस्टेंस है और ये कॉइल है, कॉइल इंडक्टेंस L है सपोज, है ना। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 12 वोल्ट, तो यहाँ से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज दिया हुआ है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज 12 वोल्ट। द वोल्टेज अक्रॉस कॉइल इज व्हाट, तो इसके अक्रॉस कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, है ना। तो कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज तो हमें पता है, अगर हम लोग इसका इम्पीडेंस डायग्राम बनाए तो जो फेजर से अगर हम लोग दोनों को ऐड करना है, तो जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सपोज हम लोग इसमें करंट I फ्लो करा रहे हैं, I करंट। तो I अगर हमने एक रेफरेंस फेजर I लिया है ना, रेफरेंस फेजर अगर I लिया है तो जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस का जो रेफरेंस होगा वो रेजिस्टेंस I इंटू आर, जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस VR हम लोग बोलेंगे कि I के फेज में होगा, जो वोल्टेज अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो I इंटू आर करंट के फेज में होगा। और इंडक्टर में क्या करेगा, करंट लैग करता है, तो करंट लैग करेगा मतलब वोल्टेज लीड करेगा। तो इंडक्टर में जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो VL बोलेंगे, वो I को, जो करंट है सर्किट में जो करंट हो रहा है उसको लीड करेगा, और वो कितना लीड करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा, ठीक है। वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा, करंट लैग करेगा फॉर इंडक्टर।
तो इन दोनों के बीच का अगर हम लोग बोले वी आर और वी एल के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, है ना। वी आर और वी एल के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं दोनों को अगर हम लोग ऐड करें, जो मेरे पास यहां से देखो ये जो वी एल दिया हुआ है और वी आर दिया हुआ है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज माई नेट वोल्टेज, और इन दोनों का जो नेट वोल्टेज है दैट इज 20 वोल्ट। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दिस रिजल्टेंट इज 20 वोल्ट, और वी आर जो दिया हुआ है हमें 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो वी एल हम लोग निकाल सकते हैं, 90 डिग्री पे दो फेज है ना, 90 डिग्री पे दो वेक्टर हैं, तो रूट ओवर हम लोग बोल सकते हैं ना वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है। रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 20। तो इसको हम लोग फर्दर अगर सॉल्व करें तो फर्दर सॉल्व करने पे ये चीज जो बन जाएगा दैट इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर 12 स्क्वायर दिया हुआ है, 12 स्क्वायर प्लस इसके रूट को हटा देते हैं ना, 12 स्क्वायर प्लस इसका रूट हटा दिया जाए तो वी एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 400, और वी एल स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज बेसिकली 400 माइनस 144, तो ये 256 आ जाएगी ना। तो वी एल की वैल्यू हमारे पास में 16 आ जाएगी यहाँ से, वी एल इक्वल टू 16, तो देख लो 16 ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 1, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, इसको हम लोग वेक्टोरियली इस तरह से ऐड करना है। वेक्टोरियली ऐड करना मतलब फेजर वाला जो वेक्टर होता है वो यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ ईएमएफ एंड करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट इन अ सीरीज एसी सर्किट इज दिस। देन ये क्या होगा, तो देखो यहां पर बहुत इजी हमें दिखेगा कि जो ईएमएफ है और करंट है, तो जो करंट है, करंट यहां मैं लिख देता हूं, करंट इज लीडिंग, करंट लीड कर रहा है, दैट मींस सर्किट इज कैपेसिटिव, है ना। लेकिन क्या है कि सर्किट, हमें पता है कि सर्किट इज लीड इन दैट मींस दिस इज अ कैपेसिटिव सर्किट है। लेकिन अगर जो फेज देखो, फेज इज 30 डिग्री नॉट 90 डिग्री। अगर एक प्योर कैपेसिटर होता तो फेज प्योर 90 डिग्री होता, लेकिन यहां पे क्या है, ये लीड कर रहा है विथ 30 डिग्री, दैट मींस यहां पर रेजिस्टेंस भी है ना। रेजिस्टेंस की वजह से यहां पे ये पूरी तरह से 90 डिग्री ना होकर कुछ दूसरा एंगल होगा। तो एक ये आरसी सर्किट तो हो सकता है, इट कैन बी आरसी सर्किट। एक एलसीआर सर्किट भी हो सकता है, उसमें भी अभी कैसा है, अगर मैं फेज की बात करूं, एक मिनट में इसको एक बार रब करता हूं। अगर मैं एक एलसीआर सर्किट की बात करूं, एक एलसीआर सीरीज सर्किट की अगर हम लोग बात करें, तो एलसीआर सीरीज सर्किट में क्या होगा कि जो इंपेडेंस डायग्राम मैं अगर बनाता हूं, इंपेडेंस डायग्राम अगर हम लोग बनाए तो ये आर हो जाएगा सपोज, है ना। ये मेरे पास में एक्ससी हो जाएगा, ये एक्ससी है, और ये सपोज शुरू में ये एक्सएल है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्सएल इसके साथ माइनस में चला जाएगा, है ना। एक्सएल इसके साथ माइनस में चला जाएगा, और इसके पास कुछ एंगल, फेज एंगल फाई आ जाएगा, जो कि नेट लीडिंग है। तो एक्सी यहां पर हमारे पास में बोल सकते हैं कि एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल बिकॉज π/3 जो फेज डिफरेंस है दैट इज पॉजिटिव, फेज डिफरेंस पॉजिटिव है, दैट मींस एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। लेकिन एक्सएल भी हो सकता है, अब ऐसा भी हो सकता है कि एक्सएल 0 हो जाए, एक्सएल 0 हो जाएगा तो वो आरसी सर्किट बन जाएगा, और एक्सएल अगर मेरे पास कुछ रहे बट एक्सी से कम रहे तो भी उस केस में वो एक एलसीआर सर्किट भी हो सकता है। तो इसका आंसर जो होगा दैट इज करेक्ट, दैट इज 4th। तो 25th का जो आंसर होगा दैट इज 4th। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ तक जो 25 क्वेश्चन है वो कवर कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग वीडियो में सेक्शन बी और सब्सिक्वेंट वीडियो में हम लोग सेक्शन सी भी कंप्लीट करेंगे। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सेक्शन बी और सेक्शन सी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।